Hey guys, welcome to the next lecture for your SFM and इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है म्यूचुअल फंड्स। काफी बढ़िया चैप्टर है। हम लोगों ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ लिया। नाउ पोर्टफोलियो के साथ में ही हम लोगों ने बाद में अभी ये चैप्टर शुरू क्यों किया है इसका लॉजिक आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखो म्यूचुअल फंड क्या होता है ना, आप लोगों ने काफी जगह पे सुना होगा, सही है। पोर्टफोलियो में क्या करते हैं हम लोग एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे एंड उसका एक पोर्टफोलियो बनाएंगे। क्या बोला मैंने? अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, पोर्टफोलियो बनाएंगे। सबसे बेसिक चीज तो क्लियर होगी आप लोगों को कि पोर्टफोलियो बोला मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्टॉक्स में करेंगे, सही है। पोर्टफोलियो इज लाइक कि हम अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे, जरूरी नहीं कि सिर्फ इक्विटी शेयर्स में करें। वी कैन इन्वेस्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड पूरा की पूरा हमारा इन्वेस्टमेंट जहां जहां होगा उन सबको मिला के हम लोग एक नाम देंगे, दैट इज पोर्टफोलियो। फिर हमने चैप्टर में देखा था सबसे पहले कि हमारा चैप्टर इज ऑल अबाउट द इक्विटी पोर्टफोलियो, नॉट जस्ट पोर्टफोलियो, वो इक्विटी पोर्टफोलियो के बारे में है कि जो पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो में जो इक्विटी आएगा तो नाउ इक्विटी का पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे अलग से, माने उस पोर्टफोलियो में हम कैसे अलग अलग इक्विटी शेयर्स का कॉम्बिनेशन करेंगे, वो हम लोगों ने पढ़ा था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, सही है। सो उसके हमने देखे रिस्क, रिटर्न, एवरीथिंग, लॉट ऑफ थिंग्स वी कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर। काफी सारे क्वेश्चंस भी कर लिए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सर जब मैं शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है सो आई नीड टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, सही है। आज मैं मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने जाऊं तो काफी सारी चीजें मुझे पता होनी चाहिए बेसिकली, कि कहां पे इन्वेस्ट करूं, कैसे करूं। लाखों कंपनीज हैं सर, कितने सारे हजारों कंपनीज लिस्टेड है मार्केट पे। जरूरी नहीं है मैं सिर्फ लिस्टेड में इन्वेस्ट कर सकता हूं, आई कैन इवन इन्वेस्ट इन द अनलिस्टेड कंपनी, सही है। बट साहब मैं बात करूं अगर लिस्टेड कंपनी की तो 5000 के ऊपर तो कंपनीज लिस्टेड है सर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। सर अगर मैं बात करूं इतने सारे हजारों कंपनीज में से मुझे कोई कंपनी चूज करना, मैं कौन से शेयर में इन्वेस्ट करूं, एंड वो भी दिमाग को सर इतनी माथापच्ची करने के बाद में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या इसमें मुझे 100% प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। मतलब रिस्क तो है ही साहब। एंड मैं एकदम सिंपल सी बात बोलूं तो इक्विटी मार्केट आप लोगों को भी पता है कि सबसे ज्यादा रिस्की है, सही है। सर नाउ काफी सारे ऐसे लोग हैं, पहला रीजन आता है कि सर इतना टाइम नहीं दे सकते हम लोग, तो मतलब वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि हम लोग इतना रिसर्च करें, हम लोग इतना जुगाड़ लगाए, हम लोग इतनी सारी माथापच्ची करें एंड फिर डिसाइड करें कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना। मेरा पैसा जो इतना हार्ड अर्न मनी है भैया, इतना कमाया हुआ पैसा, मैं कैसे कोई शेयर में इतना इजीली इन्वेस्ट कर दूं कि जहां पे रिस्क लग रहा है मुझे। तो उसको पूछना एक सिंपल क्वेश्चन, क्या तुझे दूसरों पे भरोसा है क्या? बोले वो आदमी कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता। मैं बोला चल जाने दे, इंडिविजुअल आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग हैं क्या उन पे तू भरोसा कर सकता है? बोले हाँ, ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनके मुझे मैसेज आते हैं मोबाइल पे एंड बोलते हैं कि ये लो ये लो ये लो, पैसा डबल होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। भाई मैं बोला वैसे नहीं, वो लोग तो मान लो फ्रॉड्यूलेंट होंगे, बट मैं अगर सिंपल सी बात करूं तुम्हें कि साहब तुम लोग ऐसे बच्चों पे, ऐसे लोगों पे भरोसा करोगे, ऐसे किसी इंस्टीट्यूट पे भरोसा करोगे, ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर, कंपनी के ऊपर भरोसा करोगे जो कंपनी कोई एक्सपर्ट चलाते हैं एंड वो एक्सपर्ट्स डिसाइड करते हैं कि कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब सिंपल है, मतलब सिंपल चीज है भैया, तुमने पैसा लगाना, क्या बोला, तुमने पैसा लगाना, बट कहां पे लगाना ये डिसाइड कौन करेगा? वो बेसिकली एक्सपर्ट्स लोग। सो भैया बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये चीज, सही है ना, कि पैसा तो मेरा है, अभी मुझे इतना दिमाग नहीं, मुझे इतना टाइम नहीं, मैं इतना इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता टाइम, मान लो मुझे इतनी सारी चीजें पता भी नहीं। सो इन दैट सिनारियो करे क्या, मुझे इन्वेस्टमेंट तो करना, ना ही मैं फिक्स डिपॉजिट में कर सकता क्योंकि साहब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कम है, इन्फ्लेशन ज्यादा रेट पे बढ़ रहा है। सर मैं क्या करूं? तो मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस थे। रियल एस्टेट, सर उतना पैसा नहीं है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूं। सेकंड सर गोल्ड में, सर बट गोल्ड का तो आधा ऊपर नीचे तो होना ही ऐसा, एंड गोल्ड का ऐसा है कि वो काफी सालों में पैसा बढ़ता है, मुझे 1-2 साल 3 साल ऐसे भी रिटर्न चाहिए। मैं बोला चल ठीक है यार इक्विटी मार्केट। बोले सर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं, मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तीनों नहीं, वट एवर द रीजन। मैं बोला चल आजा, तेरा पैसा कोई एक्सपर्ट लोग इन्वेस्ट करेंगे एंड उन एक्सपर्ट्स लोगों पे तू बस भरोसा कर। क्या इक्विटी मार्केट में ही करेंगे, बट किसमें? एक्सपर्ट लोग करेंगे। सर जरूरी है क्या सिर्फ इक्विटी मार्केट में? नो बोलिए,
तुझे जैसा चाहिए वैसा बोल, तू बोलेगा, वो सुनेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे, दैट्स इट सर, काम हो जाएगा। ये हुए म्यूचुअल फंड्स। क्या हुआ म्यूचुअल फंड? क्या ये लोग ब्रोकर है? नो गाइस, कम ऑन, ब्रोकर आर जस्ट द मीडिएटर बिटवीन स्टॉक एक्सचेंज एंड यू। गाइस कम ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रोकर्स आर जस्ट द मीडिएटर्स बिटवीन स्टॉक एक्सचेंज एंड इन्वेस्टर्स। वो लोग तो एक सेटलमेंट करा के देंगे, वो लोग तो पूरा की पूरा ट्रांजैक्शन फ्लो आउट करा के देंगे, दे विल नॉट रिकमेंड यू। भला सर काफी सारे ब्रोकर्स ऐसे देखे जो हमें बोलते हैं कि ये लो ये लो ये लो ये लो, दैट इज ओके, दैट रिकमेंडेशन इवन दे कैन गिव, बट मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो इसे रिकमेंडेशन देते हैं। मैं ऐसे किसी कंपनी की बात कर रहा हूं, मैं ऐसे किसी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं जो रेगुलेटेड है, जिसको सेबी ने अप्रूव करा हुआ है, जिसके ऊपर ध्यान रखता है सेबी। सर सेकंड चीज, ब्रोकर के ऊपर भी सेबी ध्यान रखता है, बट सर सेकंड चीज है, यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ऐसा नहीं है कि ब्रोकर रिकमेंड करेगा एंड उस शेयर में आप लोगे, नो। यहां पे ऐसा है कि तुम लोग चेक करोगे वो कंपनी ने कैसे कैसे प्लान्स बनाए हुए, वो अलग अलग ऐसे बास्केट बना के रखेंगे। अभी तुम्हारे हिसाब से कोई भी बास्केट चूज करो साहब, उस बास्केट में काफी सारी चीजें रहेगी जो वो एक्सपर्ट दिमाग लगा के बनाएगा, समझे क्या? एंड नाउ वो बास्केट ऑलरेडी क्रिएटेड है। क्या बोला? वो बास्केट ऑलरेडी क्रिएटेड है जिसमें काफी सारे शेयर्स है अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, समझ रहे हो क्या? नाउ यू जस्ट हैव टू चूज दैट पर्टिकुलर बास्केट जिसमें आपने इन्वेस्ट करना। बट क्या सर मेरा वहां पर दिमाग लगना जरूरी है क्या कि मुझे कौन सा बास्केट चूज करना चाहिए? क्योंकि सब सिंपल सी बात है ना, मुझे बास्केट कौन सा चूज करना, अलग अलग बास्केट में अलग अलग इक्विटी शेयर्स अलग अलग कंपोजिशन में अलग अलग प्रोपोर्शन में, माने सर मैं कैसे डिसाइड करूं? एज कंपेयर टू इक्विटी मार्केट बोला तो यहाँ पे ये थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें भरोसा है कि जो भी बास्केट बना वो इतना बकवास तो नहीं बना कि जहां पे सर हमें कोई रिटर्न ना मिले। भले ही सर वो पूरा की पूरा बास्केट चाहे इक्विटी शेयर्स का हो सकता है, या चाहे कॉम्बिनेशन में डेट मार्केट का हो सकता है, बॉन्ड्स का हो सकता है, या किसी और इंस्ट्रूमेंट्स का भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन दैट। बट मैं एक बात करना चाहता हूं कि जो भी बास्केट बना उसमें हम लोगों को कुछ छोटे मोटे पैरामीटर्स देख के, कुछ छोटी मोटी चीजें देख के वी कैन डिसाइड कि हम लोगों ने कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से बास्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट हमारा रिटर्न काफी अच्छा रहेगा। बोले बट सर अगर मैं बोलूं कि वो लोग भी तो इक्विटी मार्केट में ही करने वाले, मैं डायरेक्ट करूंगा तो मेरा दिमाग नहीं है तो रिस्क बढ़ जाएगा, वो बात सही है। बट जब मैं इनके थ्रू करूंगा तो क्या ये लोग मेरे से कुछ कमीशन लेंगे? यस एब्सोल्युटली भैया, उनका भी तो घर पार चलना चाहिए ना, वो फुकट में थोड़ी ना देंगे। तो ये जो बंदा है ना, ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये जो कंपनी है ना, कॉर्पोरेट है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर है म्यूचुअल फंड का, जिनके पास में अलग अलग फंड्स है, जिनके पास में अलग अलग स्कीम्स है, जिन स्कीम्स में आप पैसा लगाते हो, जहां पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना, चुपचाप से अपने अपने काम करो भैया, पैसा इन्वेस्ट करके रखो, म्यूचुअल फंड सही है। ये एडवर्टाइज कैंपेन कितना जोर शोर से चल रहा है, आप लोगों को समझ रहा है इसका रिलेवेंस क्या है? अभी बहुत ज्यादा रिलेवेंट है साहब, ध्यान रखो। सर अभी एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, हाउ दैट पर्टिकुलर थिंग वर्क्स, है ना, कुछ थियोरेटिकल पार्ट, कुछ स्पेसिफिक चीजें हम लोग है ना फटाफट डिस्कस करेंगे। चलो गाइस कम ऑन, आप लोगों ने टाइटल देना है म्यूचुअल फंड्स। क्या करना है? टाइटल देना है म्यूचुअल फंड्स। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं और सबसे पहला पॉइंट, बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर, म्यूचुअल फंड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो ध्यान लो, एंड इसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है एंड पार्टिसिपेंट्स। टाइटल दो, ये बातें करते करते ही लिखा के ले लेंगे तो काफी अच्छे से आपको सब चीजें आगे रिटेन भी हो जाएगी, ठीक है। एनीवेज दिस इज नॉट सो मच रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, थियोरेटिकल पार्ट है, समझ जाओगे तो उस बेसिस पे भी लिख पाओगे, ठीक है गाइस। कम ऑन, चलो साहब चलो, मैं बात करता हूं सबसे पहली चीज इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर आने वाला है, म्यूचुअल फंड बोला मतलब कोई ना कोई पैसा इन्वेस्ट करेगा, तुम लोग इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्टर्स है भैया, द पर्सन वो विल बी इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड, सही है। सर अभी ये इन्वेस्टर क्या करेगा? ये इन्वेस्टर पैसा लगाएगा किधर? म्यूचुअल फंड स्कीम में।
म्यूचुअल फंड स्कीम में या स्कीम्स में, अलग अलग स्कीम्स में भी लगा सकता है साहब, दिक्कत नहीं है। एक ही स्कीम में लगाना ऐसा जरूरी थोड़ी है। सो इन्वेस्टर्स है, म्यूचुअल फंड का स्कीम आया। ये म्यूचुअल फंड का स्कीम जो है ये कोई ना कोई तो शुरू किया होगा। वो कौन है शुरू करने वाला म्यूचुअल फंड का स्कीम? वो है साहब म्यूचुअल फंड का ओनर। इसको हम लोग नाम देते हैं स्पॉन्सर। स्पॉन्सर सही है सर। ये जो स्पॉन्सर है ना, ये म्यूचुअल फंड का जो कंपनी है, कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट है, जो स्पॉन्सर है, जो ओनर है, वो क्या करेंगे बेसिकली, वो किसी को अपॉइंट करेंगे। बट उनके पूरे के पूरे जो भी एसेट्स है ना, जो भी पोर्टफोलियोज है ना, जो भी एसेट्स है ना, उसको मैनेज करवाएंगे वो एक किसी कंपनी के थ्रू, जिसको हम लोग देते हैं नाम एसेट मैनेजमेंट कंपनी। बस ध्यान दो, सब चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, टेंशन मत लो। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसको प्यार से हम लोग बोलते हैं AMC। ठीक है। एंड भैया ये जो एसेट्स को मैनेज करने वाला बंदा है ना, जो ये एसेट्स को मैनेज करने वाला बंदा है, वो बंदे का नाम है फंड मैनेजर। क्या बोला? फंड्स को मैनेज करता है, फंड्स को, फंड मैनेजर। ऑब्वियसली ये किसके लिए काम कर रहा है? कंपनी के लिए काम कर रहा है। म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए काम कर रहा है, वो फंड को मैनेज कर रहा है। किसको? इस म्यूचुअल फंड के स्कीम को मैनेज कर रहा है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? वो स्कीम को मैनेज कर रहा है। अभी क्या होता है देखना, ये इन्वेस्टर यहां पे फंड्स प्रोवाइड करेगा। ये इन्वेस्टर यहां पे फंड्स प्रोवाइड करेगा। ये फंड्स को ये फंड मैनेजर क्या करेगा? पुल करेगा। सब लोगों से पैसा लिया। स्ट्रक्चर देखो कैसे होएगा, अभी लिखो मत कुछ प्लीज। इन्वेस्टर ने पैसा दिया, इन्वेस्टर ने पैसा दिया, फंड्स प्रोवाइड किए। फंड मैनेजर को, ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड कंपनी को, जिसके लिए वो काम कर रहा है फंड मैनेजर, इसने पूरा की पूरा पैसा पूल्स टुगेदर, सब पैसा साथ में लाया, अलग अलग लोगों से। यहां पे काफी सारे इन्वेस्टर हैं। हर एक बंदे ने कुछ कुछ अपना अपना पैसा, उसको जितना भी चाहिए उतना पैसा उसने इन्वेस्ट करा। एंड सब इन सब लोगों का पैसा है ना, इस फंड मैनेजर ने पुल किया टुगेदर। पुल किया मतलब सबका पैसा साथ में लाया और एक इकट्ठा बनाया। सब पुल किया टुगेदर एंड इन्वेस्ट, पुल्स टुगेदर एंड इन्वेस्ट दिस पुल्ड मनी। क्या बोला? ये पुल्ड मनी। इन्वेस्ट दिस पुल्ड मनी इन द सिक्योरिटीज। मैं सिक्योरिटीज बोल रहा हूं, शेयर्स नहीं बोल रहा हूं। इसका रीजन कुछ देर में समझ जाएगा आपको। इन द सिक्योरिटीज, गेटिंग माय पॉइंट गाइस? कम ऑन। ये जो फंड मैनेजर है ये हम लोगों को समझ गया। ये इन्वेस्ट करेगा पैसा। क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। ये इन्वेस्ट किसके थ्रू करेगा? थ्रू AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू साहब ये इन्वेस्ट करेगा पैसा। ठीक है। एंड ये पुल किया हुआ पैसा, पूरा की पूरा जो पैसा पुल किया, इसको हम लोग नाम देंगे, ये पुल्ड मनी का जो रहेगा इसको पूरा की पूरा नाम देंगे हम लोग एसेट अंडर मैनेजमेंट, AUM। AUM का फुल फॉर्म क्या होता है साहब? प्लीज ध्यान दो, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। मतलब कितने पैसा मैनेज कर रहा है, कितना पैसा मैनेज कर रहा है। अभी तक कुछ नहीं समझा होगा आपको, ज्यादा टेंशन मत लो। एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल लेंगे तो सब चीजें समझ में आ जाएगी। कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी आपको दिखाऊंगा तो और ज्यादा समझ में आएगा, टेंशन मत लेना उसका। ठीक है। आई होप यू गाइस आर क्लियर। बेसिक चीजें क्लियर हो रही धीरे धीरे। अभी देखो क्या हुआ। मान लो साहब
कोई कंपनी है, कोटक, कोटक ले लू मैं, कोटक का एग्जांपल ले लू। कोटक सिक्योरिटीज, ठीक है, बस छोटा ही नाम लिखता हूं, कोटक ले लेता हूं बस। ये है म्यूचुअल फंड का कंपनी। क्या बोला? ये है म्यूचुअल फंड का कंपनी। जो लोग क्या करेंगे भैया, उनके एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू, इनका एएमसी रहेगा, इनके थ्रू क्या करेगा, एसेट्स को मैनेज करेंगे। कौन से एसेट्स को मैनेज करेंगे? इनको लोग पैसा देंगे, इन्वेस्टर्स इनको पैसा देगा, वो इन्वेस्टर से जो पैसा आएगा वो पैसे को यहां पे मैनेज करा जाएगा थ्रू एएमसी। वो पैसे को एएमसी के थ्रू मैनेज करा जाएगा। एंड कौन कराएगा सर मैनेज इसको? यहां पे फंड मैनेजर। फंड मैनेजर यहां पे मैनेज कराने वाला है, पूरा की पूरा पैसा कहां पे लगाना है। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या हुआ, यहां पे आए मान लो 100 करोड़ रुपए, फॉर एग्जाम्पल आए 100 करोड़ रुपए। सबसे पहले क्या होगा, ये फंड मैनेजर एक स्कीम बनाएगा, म्यूचुअल फंड स्कीम। फॉर एग्जाम्पल उसने क्या किया, उसको ज्यादा रिस्क नहीं लेना था ये स्कीम में। उसने क्या किया, जो टॉप 10 कंपनीज है ना, टॉप 10 कंपनीज का एक स्कीम बनाया। टॉप 10 कंपनीज को साथ में लिया, टॉप 10 कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल देखो साहब, मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक ले लो स्पेसिफिकली। ये दोनों अलग है, प्लीज ध्यान रखो। एचडीएफसी इज द फाइनेंस कंपनी, उसके अंडर काफी सारे आएंगे, फिर एचडीएफसी बैंक आएगा, ठीक है। उसके बाद में ले लो साहब आईसीआईसीआई बैंक। उसके बाद में ले लो रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनका तो ये तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी। उसके बाद में साहब टीसीएस, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी आईटी में, वर्ल्ड की बोल रहा हूँ, एक्सेंचर को सरपास किया टीसीएस ने। उसके बाद में इंफोसिस, उसके बाद में टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स। उसके बाद में साहब मारुति, मारुति मारुति। उसके बाद में साहब एमआरएफ। चलो एमआरएफ बहुत बड़ा है, तो मैं एक है ना और एक नाम ले लेता हूं। बैंक हो गया मेरा, ऑयल गैस में भी हो गया रिलायंस, टीसीएस हो गया आईटी में, इंफोसिस भी आईटी में हो गया, मोटर्स भी हो गया। एंड एक फार्मा कंपनी ले लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल ले लेता हूं लुपिन फार्मा। साहब हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में तो सीखे थे कि अलग अलग इंडस्ट्रीज से क्या करो, डाइवर्सिफाई करो। तो एक सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया, तीन, कितने कंपनीज हुए, तीन, 6, 3, 9 हुए क्या, और एक ले लेते हैं, हाँ L&T, लार्सन एंड टुब्रो। कंस्ट्रक्शन भी ले लिया हम लोगों ने, L&T, ठीक है। नाउ देखो क्या हुआ, 10 कंपनीज लिए, टॉप 10 कंपनीज नहीं, मैं टॉप नहीं बोलूंगा इनको, बट बिग 10 कंपनीज बोल देता, बिग 10 कंपनीज, ठीक है। जो 10 बड़ी कंपनीज है ना भैया, उनको मैंने लिया यहां पे, मारुति, टाटा मोटर्स, इंफोसिस, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, लुपिन फार्मा एंड L&T, लार्सन एंड टुब्रो। भैया यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान देना एकदम अच्छे से। सबसे पहली चीज तो हमारे ध्यान में आ रही कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज। पहला पॉइंट ध्यान में आ रहा है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज, तो इसके वजह से एक फायदा क्या होगा, डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, तो सबसे पहला फायदा मेरे पास होने वाला है डाइवर्सिफिकेशन। सही है, बोलो सही है क्या, डाइवर्सिफिकेशन। सेकंड चीज है कंपनीज सिलेक्शन बाय फंड मैनेजर। और ये फंड मैनेजर एक्सपर्ट है भैया, तो उसने सब है ना
सोच समझ के रिसर्च करके प्रॉपरली किया होगा ये सिलेक्शन कि कौन से कंपनीज में करना है। तो यहां पे सर मेरा क्या हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा, रिस्क लोवर्ड, रिस्क कम हो गया। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? थर्ड चीज, ये म्यूचुअल फंड क्या बोला, देखो मुझे इस पर्टिकुलर 10 कंपनीज में सबको मिला के 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने, क्या करने हैं, सबको मिला के 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने। मान लो आपके पास में ना सिर्फ 500 रुपए, भला बहुत ही कम हो गए, मैं बोल देता हूं चलो मान लो आपके पास में कुछ सिर्फ है ना 2000 रुपए, यू जस्ट हैव 2000 रुपीज। अगर मैं बोलूं आपको कि भैया तुमको ये 2000 रुपए के, ये 2000 रुपए इन्वेस्ट करने इन पूरे 10 के 10 कंपनीज में, तो क्या तुम कर पाओगे क्या? बोले सर इनके शेयर प्राइस देखने पड़ेंगे, देख के आओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज का खुद का शेयर प्राइस 2300 के आसपास चल रहा है, 2300 के आसपास चल रहा है। तो मतलब पूरे के पूरे एक शेयर में भी आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के, तो क्या बात कर रहे हो साहब, 2000 रुपए मुझे पूरे ये 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करने पॉसिबल ही नहीं है सर, कैसे करेंगे? सर कर सकते हो आप लोग थ्रू म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड क्या बोलता है, देखो सिंपल है, आप छोटा छोटा थोड़ा 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 पैसा लेके आओ मेरे पास, मैं सबको साथ में जोड़ूंगा, और जब 100 करोड़ पूरे हो गए तो मैं इन 100 करोड़ को सर इन 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा। बोले सर कौन से कंपनी में कितना करेगा, ये भी डिसाइड कौन करता है? म्यूचुअल फंड मैनेजर। म्यूचुअल फंड का मैनेजर, दिस फंड मैनेजर विल बी डिसाइडिंग कि भैया कौन से कंपनीज में कितना करना है इन 100 करोड़ में से। तो इसका वेट सिलेक्शन इज ऑल्सो डन बाय द फंड मैनेजर। गेटिंग माय पॉइंट? कि 10 कंपनीज में कौन से कंपनी में इन 100 करोड़ से कितना करना, वो भी सर कौन डिसाइड करेगा? फंड मैनेजर। तो उसके एक्सपर्टाइज के थ्रू फिर कौन से कंपनीज में करना ये भी उसने डिसाइड करा हुआ है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कि तुम लोगों को पूरे के पूरे इसमें पैसा लगाने के लिए सर उतना पैसा अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल you can invest 2000 rupees in all these 4 companies, 10 companies in proportion। उन्होंने जो ये 100 करोड़ का वेट्स लिया है ना, कि मान लो 100 करोड़ में से कुछ है ना 10% पैसा इधर लगाया, मान लो सर 10% रिलायंस में लगाया, टीसीएस में 10% लगाया, इधर सर 10% लगाया, एचडीएफसी बैंक में 15% लगाया, एचडीएफसी में 15% लगाया, एचडीएफसी में बोल देता हूं मैं कुछ 5% लगाया, इधर सर कुछ 10% लगाया, कितने हुए 10, 20, 30, 40, 50, 70, और इधर भी ना 10% ले लो, चलो ठीक है, उनकी मर्जी ना, किधर भी कुछ भी कर सकते। तो मैं बोला इन्फोसिस में मान लो सर 15% लगाया उन्होंने, और टाटा मोटर्स में 8%, और यहां पर सर 7%। सो ये फंड मैनेजर ने 100 करोड़ रुपए इतने इतने परसेंटेज के थ्रू इसको ऐसे वेट्स दिए हुए पूरे के पूरे 10 कंपनीज को, एंड नाउ दे हैव डिसाइडेड कि भैया 100 करोड़ का मैं इतना पैसा इधर करूंगा, मैंने 10% वाले इसमें 10 करोड़ रुपए हर एक इसके मैं शेयर्स खरीद लूंगा उतने उतने। एंड फिर इन सबको एक बास्केट जो बना ना, ये बास्केट, दिस इज द बास्केट, ये जो 100 करोड़ का बास्केट है ना, इसको ये 100 करोड़ को बोला जाता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। कितना एसेट्स मैनेजमेंट कर रहा है? 100 करोड़। दिस 100 करोड़ इज व्हाट? AUM। कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के स्कीम का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM कितना है? दिस 100 करोड़ रुपए। तो 100 करोड़ क्या है, AUM क्या होता है, समझ गए आप लोगों को? क्लियर विद दिस? नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये 100 करोड़ रुपए उन लोगों ने अलग अलग इसमें किए। तो मैं अगर बोलूं किसी इन्वेस्टर को 2000 रुपए इन्वेस्ट करने, तो 2000 में से लगभग मैं बोलूं हर इतने वेट्स के साथ ही तुम्हारा 2000 लग चुका है। मतलब 2000 में से 200 रुपए लगे हैं LNT में, 200 रुपए लगे हैं लुपिन में, सर 100 रुपए लगे HDFC में, सर 300 रुपए लगे HDFC बैंक में, ICICI में 200, रिलायंस में 200, TCS में 200, इन्फोसिस में 300, टाटा मोटर्स में साहब 1600, क्या बोला, सॉरी 160 रुपए, एंड मारुति में बचा हुआ साहब 140 रुपए। तो ऐसे पूरा 2000 रुपए इन 10 कंपनी में बटा हुआ है सर। बट ये 200 कैसे लगेगा भाई? तुम्हारा 200 वैसे अलग अलग लोगों से लेके तो उनका शेयर प्राइस बन सकता है ना, समझ रहे हो क्या? तो 100 करोड़ में से सर LNT का अगर मैं बोलूं 10 करोड़ LNT में इन्वेस्ट किए, और LNT का प्राइस चल रहा है मान लो साहब 1000 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान दो। तो 100 करोड़ में से 10 करोड़ जो इन्वेस्ट करे LNT में, वो 10 करोड़ एंड 1000 रुपए का एक शेयर, माने उन लोगों ने कितने शेयर्स लिए होंगे? गाइस कम ऑन,
10 करोड़ रुपए, उन लोगों ने 1000 रुपए का एक शेयर बोला, तो लगभग सर ये कितना हुआ, हाँ तो इसमें 1 लाख शेयर्स उनके आ गए होंगे, सही है, 1 लाख शेयर्स उनको मिले हैं। तो क्या सर ये 1000 रुपए का शेयर, मैंने तो बस 200 इन्वेस्ट करा ना, इधर मेरा तो बस 200 है, तो मुझे एक भी शेयर नहीं मिलेगा भैया। वो बोलता है मैं तुझे शेयर नहीं दे सकता क्योंकि तूने बस 200 रुपए इन्वेस्ट करे हैं, मैं तो 1000 में लिया हूं ना। तो तेरे जैसे 5 लोग हैं जिनका 200 रुपए लेके मैंने एक शेयर लिया है, ऐसा बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, सही है, सही है क्या? वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कभी, प्लीज ध्यान दो, बट एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए बोल रहा हूं कि तुम्हारा एक शेयर का भी 20% पार्ट है बस। तो सर क्या एक शेयर सर्टिफिकेट के ऐसे 5 टुकड़े करके बांटेंगे मुझे, और ऐसे 10 कंपनीज के शेयर सर्टिफिकेट्स के टुकड़े बांटेंगे? भैया पागल हो गए क्या, आजकल जमाना रहा क्या? नहीं ना, हम लोगों को पता है ना भैया, डीमैट अकाउंट है, पूरा डीमेटेरियलाइजेशन है, माने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, सही है ना, सिक्योरिटीज। तो सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर हमें शेयर्स मिले ये कैसे बोल सकते? भैया देखो ना, तुम लोग शेयर्स में नहीं इन्वेस्ट कर रहे, प्लीज ध्यान रखो, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन शेयर्स। इन शेयर्स का ओनर इज द म्यूचुअल फंड कंपनी, गाइस कम ऑन, इन शेयर्स का ओनर इज द म्यूचुअल फंड कंपनी, यू आर द ओनर ऑफ दैट म्यूचुअल फंड स्कीम के जो यूनिट्स है उसको बोला जाता है यूनिट्स। तो क्या बोलेंगे भैया, मैंने क्या बोला कि ये जो 100 करोड़ रुपए के शेयर्स लिए, इनका ओनर आया म्यूचुअल फंड कंपनी, तुमने जो 2000 रुपए इन्वेस्ट करे ना, वो 2000 रुपए के आपको कुछ है ना पोर्शन दिया जाएगा, ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हुआ। तो वो क्या बोले, हम क्या करते हैं, जैसे हम लोग कंपनी का करते हैं ना, देखो हम लोग कंपनी का कैसे करते हैं गाइस, कम ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, इसके थ्रू काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले। मैंने बोला कंपनी का 1 लाख रुपीस का शेयर कैपिटल है, हर एक किसका फेस वैल्यू है कुछ सर 10 रुपए, तो मेरे 10,000 शेयर्स बन जाएंगे। गाइस गेटिंग, दीज आर व्हाट माई नंबर ऑफ शेयर्स n। सो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर भी ऐसे ही कुछ हुआ। यहां पर मैंने बोला कि कंपनी का AUM है, सॉरी इसका उस म्यूचुअल फंड के स्कीम का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 100 करोड़, 100 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स, इसमें n आया, बट दिस n इज द नंबर ऑफ यूनिट्स। इसके कुछ है ना यूनिट्स बनाए, पार्ट्स बनाए, तो ये मान लो साहब कुछ 1 करोड़ यूनिट्स बनाए, कितने, 1 करोड़, क्या बोला 1 करोड़। तो मैंने क्या बोला, सर अगर 1 करोड़ यूनिट से, 1 करोड़ नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना बना, 1 यूनिट का वैल्यू कितना बना गाइस, कम ऑन, 1 करोड़ नंबर ऑफ यूनिट्स है, 100 करोड़ का पूरा की पूरा एसेट अंडर मैनेजमेंट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना बना, सिंपल हिसाब 100 रुपए, इसको बोला नेट एसेट वैल्यू। आइडियली ना इसको मैं ये नहीं बोलूंगा, अभी के लिए लिख के ले लो, इसमें लायबिलिटीज वगैरह भी आता है, तो ये पर यूनिट वैल्यू ऐसे बोल देता हूं मैं, बाद में हम कैलकुलेशन करेंगे तो ध्यान में आएगा आपको। अभी आपने जो 2000 रुपए इन्वेस्ट किया ना गाइस, कम ऑन, 2000 रुपए इन्वेस्ट किया, तो आपको कितने यूनिट्स मिले? सर सिंपल सी बात है, 100 रुपए का 1 यूनिट, 100 रुपए का 1 यूनिट माने 2000 के कितने यूनिट्स हुए, 20 यूनिट्स हुए। तो नाउ यू आर द ओनर ऑफ 20 यूनिट्स, आप ओनर हो 20 यूनिट्स के, समझ रहे हैं क्या आप लोगों को? एंड अभी क्या होगा, आप लोगों को वो यूनिट्स दिए जाएंगे, इस 2000 के आपको 20 यूनिट्स मिलेंगे ऑफ ₹100 ईच। एंड नाउ दिस 100, ऑब्वियसली मैं इसको बोल देता हूं NAV, नेट एसेट वैल्यू, इसका ये हुआ मार्केट प्राइस जिसमें आपने इन्वेस्ट करा था, मार्केट प्राइस एट विच इन्वेस्टेड, जिसको बोला जाता है नेट एसेट वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड, NAV। हम लोग आगे जाएंगे, नेट एसेट वैल्यू को पढ़ेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, ये तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए मैंने वहां पे वो NAV को निकाल के मैंने पर यूनिट वैल्यू ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बोला था। समझ रहे हो क्या? नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, इतनी सारी चीजें दिमाग में जाएगी तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो क्या एकदम अच्छे से? सो सर ये चीज हो रहा है यहाँ पे,
वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकंड दो बस मुझे, ये मैं थोड़ा है ना पॉज करके मैं ये कर लेता हूं। ठीक है, ये मैंने नीचे लिया। सो ये से ये सब होने वाला है। सर अभी मुझे बताओ, मैंने ये 2,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करे, इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट हुआ, ये इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टर। उसको मिले 20 यूनिट्स। सर ये क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स है, लिख देता हूं। बीस यूनिट्स मिले एंड वो हर एक यूनिट का वैल्यू कितना हुआ था, 100 रुपए हुआ था, जिसके ऊपर उसने इन्वेस्ट करा था। अभी क्या होगा देखनो साहब, हम लोग बात कर रहे थे कि वो सभी कंपनीज में इन्वेस्ट करे पाया, बट ओनली विद दिस अमाउंट ऑफ मनी। सो वेरी सिंपल, हमारा एक फायदा हम क्या बोल सकते हैं, म्यूचुअल फंड में अफोर्ड कर पाए, अफोर्डेबिलिटी। अगर मैं जाता सिंपल ओपन मार्केट में तो मैं एक भी शेयर शायद पूरा खरीद नहीं पाता, बिकॉज शायद कर भी पाता, टाटा मोटर्स का भाव बहुत कम है साहब, इन्फोसिस का भी कम है, 2,000 रुपए में एक शेयर तो आ ही जाता है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। बट साहब सिंपल सी बात है, मुझे 2,000 के 2,000 इन्वेस्ट करने हैं एंड इन सभी कंपनीज में करने, तो ओपन मार्केट में पॉसिबल नहीं है। एंड दैट्स वाई मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू गया, तो मैं अफोर्ड कर पाया कम पैसे में ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट करना। सर ऐसे रीजन है जिसके वजह से क्या हो रहा है, म्यूचुअल फंड हमें बेनिफिट्स दे रहा है। क्या दे रहा है, इसके वजह से हम लोगों को बेनिफिट्स दे रहा है। अफोर्डेबिलिटी, लेस इन्वेस्टमेंट, कम इन्वेस्टमेंट में भी तो मेरा सर रिटर्न मिलने का स्कोप बन रहा है, फायदा हो रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है, म्यूचुअल फंड में आपको अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। टैक्स बेनिफिट्स गवर्नमेंट देता है, कौन से हैं, यहाँ पे काफी सारी चीजें रहती है। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, आप लोग इन्हें जब टैक्सेशन वगैरह पढ़ते हो तो उसमें आप लोगों ने पढ़ लेना है, ये पढ़ जाओगे आप लोग कि क्या क्या टैक्सेशन बेनिफिट्स है। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो आपको पता है 1 साल के ऊपर अगर वो कोई रहता है तो इन दैट केस आपको एग्जेम्पशन मिलता है, बेनिफिट मिलता है। एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आप जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल जाएंगे म्यूचुअल फंड में। सो ये सब चीजों के वजह से क्या हो रहा है, म्यूचुअल फंड इतना पॉपुलर है। गेटिंग माय पॉइंट कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज है तो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल रहा है। कंपनी सिलेक्शन एक एक्सपर्ट करेगा जिससे रिस्क काफी कम हो जाएगा साहब, एंड हम लोगों को माता बच्ची करने का जरूरत नहीं। अफोर्डेबिलिटी है, कम पैसे में ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट कर पा रहा हूं, टैक्स बेनिफिट मिल रहा है ये लेसेस इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के थ्रू। एंड सर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, मेरा इनकम भी बन रहा है इससे। सर अभी इस म्यूचुअल फंड से क्या क्या इनकम बनेंगे, बाद में सब लिख के लेना, अभी कुछ लिखना मत, अभी बस ध्यान देना, अभी बस ध्यान देना, ठीक है। सो इससे मेरा क्या क्या इनकम बनेगा। तो ये इन्वेस्टर बोलेगा भैया मैंने पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया, नाउ व्हाट आर माय इनकम फ्रॉम दिस म्यूचुअल फंड। मैं बस कॉन्सेप्ट्स को लेके जा रहा हूं एक लॉजिकल सीक्वेंस में, बाद में कुछ चीजें लिखा के भी देने वाला है, सो डोंट वरी। इनकम फॉर द इन्वेस्टर, तो 2 टाइप के इनकम होंगे, प्लीज ध्यान रखो। एक जैसे सर सिंस म्यूचुअल फंड भी क्या कर रहा है, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो वो डिविडेंड आने वाला है किसको, म्यूचुअल फंड के ओनर्स को, विच आर द म्यूचुअल फंड कंपनी। सही है सर, सॉरी शेयर्स के ओनर्स को जो है म्यूचुअल फंड कंपनी। तो क्या सर म्यूचुअल फंड कंपनी एक पैसा खुद के अपने पास रखेगा, नो, दे विल डिस्ट्रीब्यूट दिस डिविडेंड टू द इन्वेस्टर्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन करा जाएगा इन्वेस्टर्स को, दैट्स वाई डिविडेंड इनकम इज ऑल्सो द म्यूचुअल फंड ओनर्स का, मतलब म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए डिविडेंड इनकम हो जाएगा। एंड देन सर कैपिटल एप्रिसिएशन, कैसे आएगा कैपिटल एप्रिसिएशन, ध्यान रखो। मैं जब बोलूं ना ये 100 करोड़ कहां से आए, ये 100 करोड़ इज द मार्केट वैल्यू जो भी हम लोगों ने इन्वेस्ट करे। गेटिंग माय पॉइंट, 100 करोड़ हमने इन्वेस्ट करा था अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल दिस 10 शेयर्स। तो सर ये 100 करोड़ जब मैंने मार्केट वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्ट करे, तो सर ये मार्केट वैल्यू तो हर रोज बढ़ेगा घटेगा, कुछ शेयर्स का बढ़ेगा कुछ शेयर्स का घटेगा।
तो सर अगर ये मार्केट वैल्यू चेंज होने वाला है, मतलब सर सिंपल सी बात है, ये नंबर ऑफ यूनिट्स तो कांस्टेंट रहेंगे, तो क्या मेरा ये पर यूनिट वैल्यू ऊपर नीचे नहीं होने वाला? ऑब्वियसली होने वाला। तो सर अगर मैं बोलूं कि जब मैंने खरीदी करा तब 100 रुपए में करा था, तो क्या ये ऊपर जाके 100 का 110 120 नहीं हो सकता, 140 150 हो सकता है ऑब्वियसली। एंड दैट्स व्हाई एनएवी इसको क्या बोले, एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। तो ये नेट एसेट वैल्यू जब बढ़ेगा तो साहब मुझे फायदा होने वाला है, दैट इज व्हाट माय कैपिटल एप्रिसिएशन, माने इंक्रीज इन एनएवी, क्योंकि मैं इसको बेच पाऊंगा ना भैया बड़े हुए दम पे। ये शेयर जैसा ही है, प्लीज ध्यान रखो गाइस, कम ऑन, ये शेयर जैसा ही आप लोग खरीद सकते हो बेच सकते हो, बट सर यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड एंड शेयर्स में डिफरेंस क्या है, वो आप लोगों को समझ गया होगा इसके थ्रू। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली क्लियर। समझ गए क्या? कॉन्सेप्चुअली क्लियर है क्या म्यूचुअल फंड क्या है क्या नहीं है? तो इस हिसाब से सर म्यूचुअल फंड का पूरा की पूरा स्ट्रक्चर किया जाता है। क्लियर विद दिस? समझ गए? चलो सर थोड़ा थियोरेटिकल चीजें समझनी जरूरी है। पहले तो क्या करो ना, ये सब चीजें लिख के ले लो। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बस क्या करना, मैं कुछ 2-3 सेकंड्स के लिए स्क्रीन विजिबल रखूंगा, गाइज पॉज कर लेना वीडियो एंड फटाफट लिख के ले लेना, जैसे लिखा है वैसे ही सब चीजें, ठीक है? सो फटाफट से लिख के लो। चलो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, म्यूचुअल फंड्स का टाइटल के बाद बेसिक स्ट्रक्चर एंड पार्टिसिपेंट्स, ये वाला चीज लिखोगे। उसके बाद में मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये वाला चीज लिख लो। ऐसे ही डायग्राम वगैरह बना के रखो सो दैट आपको बहुत जल्दी रिकैप हो जाएंगे सब कॉन्सेप्ट्स। इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करे। इन्वेस्ट किसके थ्रू करेगा? एएमसी के थ्रू करेगा। सर जो पैसा पुल किया, वो पुल को हम क्या बोलेंगे? एसेट अंडर मैनेजमेंट बोलेंगे। फिर नीचे एग्जांपल आने वाला है, सो डोंट वरी। फंड मैनेजर, ये वर्डिंग आ गई है, ये ऐसा बंदा है, एक्सपर्ट है, जो पैसे इन्वेस्ट करा रहा है इन्वेस्टर्स के, कोई प्लान बना के प्रॉपरली स्कीम बना के, ठीक है? चलो नीचे एग्जाम्पल लो और ये एग्जाम्पल में प्रॉपरली ऐसे एग्जाम्पल दे दो, ठीक है? ऐसे बढ़िया सा एग्जाम्पल दे दो कि कोटक है, इन्वेस्टर्स से पैसा लिया 100 करोड़ रुपए, एएमसी के थ्रू उसको फंड मैनेजर के थ्रू एक म्यूचुअल फंड स्कीम में प्रॉपरली लगाया, उसमें 10 शेयर्स थे एंड 100 करोड़ रुपए पूरे के पूरे कुछ वेट्स लगा के सर इन 10 शेयर्स में बाइफकेट करे। उसके वेट्स हम लोगों ने देखे, वो वेट्स भी दे देना। एंड नाउ इसके वजह से क्या क्या फायदा हो रहा है वो देखना। इसके वजह से डिफरेंट इंडस्ट्रीज में सर हो रहा है, तो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा हो रहा है। कंपनी का सिलेक्शन फंड मैनेजर कर रहा है, एक्सपर्ट कर रहा है, तो सर रिस्क को लोअर हो रही, रिस्क कम हो रही। अफोर्डेबिलिटी है, लेस इन्वेस्टमेंट है, इसका फायदे का एग्जांपल हम लोगों ने इधर देखा हुआ है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अफोर्डेबिलिटी, लेस इन्वेस्टमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो क्या? कि कोई 2000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है इन्वेस्टर, तो उसको 20 यूनिट्स अगर खरीद देगा वो म्यूचुअल फंड के 100 रुपए के ईच, तो वो पूरे की पूरे इन 2000 को इन 10 कंपनीज में इस वेट्स में बाइफकेट कर पाएगा, इन्वेस्ट कर पाएगा। सर इसके वजह से क्या होगा? नेक्स्ट जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसका वैल्यू 100 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स 1 करोड़, तो 100 रुपए का पर यूनिट वैल्यू बन जाएगा। एंड साहब 2000 रुपए का इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको 20 यूनिट्स मिले, सर फिर उसको कुछ इनकम मिलता जाएगा, डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन माने बढ़ा हुआ एनएवी। सर क्या कम हो सकता है एनएवी? एब्सोल्युटली, बिकॉज अगर मार्केट वैल्यू शेयर का कम होते जाएगा तो एनएवी भी कम होगा, तो सर कैपिटल लॉस होने का शंका है। यस एब्सोल्युटली, इसीलिए तो बोलते हैं हर एक एडवर्टाइज में म्यूचुअल फंड के कि भैया म्यूचुअल फंड इज डिपेंडेंट ऑन द मार्केट वेरिएशन। सो जब भी पैसा करे सोच समझ के करे। सही है क्या? क्लियर विद दिस? आई होप यू गाइज आर क्लियर। समझ रहे हो? चलो कुछ चीजें मेरे साथ लिखना है फटाफट से, थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको जस्ट बताऊंगा आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है? इतना चीजें हो गई। अभी एक थोड़ा हिस्ट्री वाला पॉइंट है, लिखाते बोलते बोलते लिख के ले लो फटाफट से। ये आएगा नहीं वैसे एग्जाम में, बस आपको पता होना चाहिए इसलिए लिखा के दे रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, एकदम शॉर्ट में मैं बस आपको इवेंट्स बताने वाला हूँ, एकदम बड़े बड़े वाले इवेंट्स, 4-5 इवेंट्स रहेंगे, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? सबसे पहला चीज सर 1963 में ये ना फर्स्टली स्टार्ट हुआ था इंडिया में। इट वॉज बाई द यूनिट फॉर्मेशन ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको आप जानते हो यूटीआई के नाम से। फॉर्मेशन ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज होना चाहिए इसलिए सब चीजें लिखा के दे रहा हूं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको प्यार से बोला जाता है यूटीआई,
ये किसने फॉर्म करा था? बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई टुगेदर, जॉइंटली सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई ने इसको फॉर्म करा था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई, विच वाज फॉर द वेरी फर्स्ट म्यूचुअल फंड। समझ रहे हो क्या? उसके बाद में 1987 में डायरेक्टली, मतलब लगभग 14 साल बाद, सॉरी 24 साल बाद 1987 में एक नॉन यूटीआई बेस्ड म्यूचुअल फंड ने एंट्री ली मार्केट में, दैट वाज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई ने एंट्री ली मार्केट में, एसबीआई एमएफ म्यूचुअल फंड 1987 में, विच वाज द फर्स्ट नॉन यूटीआई। इतने दिन तक तो सर वहां पे 24 साल में तो बस यूटीआई का राज चल रहा था ना। फर्स्ट नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, ये था एसबीआई का म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड 1987। उसके बाद में 1993 में 6 साल बाद साहब प्राइवेट प्लेयर्स ने एंट्री ली मार्केट में, जैसे एचडीएफसी वगैरह होते हैं वैसे प्राइवेट प्लेयर्स ने एंट्री ली मार्केट में। काफी सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उन्होंने एंट्री ली मार्केट में। देन 1996 में, एक्चुअली 1995 में उसके पहले एक इवेंट हुआ था जहां पे एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना, एनपीओ बना, जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान में रखना, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, जिसको बहुत प्यार से एएमएफआई बोला जाता है, एंड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। इसके बिना कुछ सर इधर की उधर की पत्ती नहीं हिलती। सर ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी इतना ज्यादा? यस एब्सोल्युटली, एएमएफआई। क्यों? देखना साहब, इसका पर्पज क्या था एएमएफआई का? दिस वाज टू प्रोमोट, इसका पर्पज क्या था समझ लो। दिस वाज, AMFI was to promote healthy and ethical marketing practices. Healthy and ethical marketing practices in the Indian mutual fund industry. In the इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। एंड बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट ऐसे हुआ जब सेबी ने इसको मान्यता दे दी कि इसका सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है। अगर किसी को भी म्यूचुअल फंड मार्केट में बेचना हो एंड सर ये करना हो तो, मार्केट करना हो तो, मार्केटिंग करना हो तो सेबी मेड एएमएफआई सर्टिफिकेशन। लिख के ले लो ये चीजें नॉलेज के लिए। एएमएफआई का सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होता है। सर ये सेबी क्यों बीच में आ रहा है बताता हूं, इसके आगे का लास्ट इवेंट वही है। सेबी मेड एएमएफआई सर्टिफिकेशन मैंडेटरी फॉर ऑल दोज engaged in the selling and marketing of मतलब जिसको भी म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स, सेलिंग एंड मार्केटिंग ऑफ म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड के जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी स्कीम्स है, अगर किसी को भी उसको सेल करना है, मार्केट करना है, तो उसको एएमएफआई का सर्टिफिकेशन लेना मैंडेटरी है साहब। क्लियर विद दिस क्या? सर किसने बोला? सेबी ने। तो ये सेबी क्यों आ रहा है बीच में? सेबी इसलिए आ रहा है क्योंकि सेबी इज द रेगुलेटर, सेबी इज द रेगुलेटर जिसने 1996 में रेगुलेशंस बनाए थे। सेबी के म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस आए मार्केट में 1996 में, ठीक है, विच आर द मैंडेटरी टू बी फॉलोड बाय द म्यूचुअल फंड कंपनीज एंड रिलेटेड पार्टिसिपेंट्स।
उन्होंने मैंडेटरी है कि फॉलो करना जरूरी है। सर ये 5 सबसे बड़े इवेंट्स है। ऑब्वियसली 1963 में यूटीआई आया था भैया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई के ने साथ में मिलकर इसको बनाया। 1987 में फर्स्ट नॉन यूटीआई बेस्ड म्यूचुअल फंड आया एसबीआई का, एसबीआई म्यूचुअल फंड। उसके बाद में 1993 में प्राइवेट प्लेयर्स ने एंट्री ली, जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई है, कोटक वगैरह, काफी सारे प्राइवेट प्लेयर्स हुए एज ऑन डेट के लिए। 1995 में एक एनपीओ बना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम था एएमएफआई, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। ये आप जब भी ऐड देखोगे ना, कोई भी म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन जो चल रहा है उसका, कोई भी ऐड देखो, कोई भी ऐड देखो, जब वो लास्ट में ना ऐसे ग्रीन कलर में दिया हुआ रहता है, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज जो भी डिसीजन लेना है, उसके नीचे ना एक लेफ्ट हैंड साइड को एक नीचे सिंबल रहता है एएमएफआई का, देखना अभी कभी नोट करना, AMFI का सिंबल रहता है। दैट इज द इनिशिएटिव टेकन बाय AMFI विच इज द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो म्यूचुअल फंड के हेल्दी एंड मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को, एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करता है इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। एंड उसके बाद में काफी सारे एडवर्टाइज है ना, धोनी का एड है, कितने सारे क्रिकेटर्स का एड है उनका। सो सर दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। एंड देन सर सेबी ने मैंडेटरी करा है इस AMFI का सर्टिफिकेशन फॉर ऑल दोज institutions or the organizations who are engaged in the selling and marketing of the mutual fund products, क्योंकि 1996 में सेबी का म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस आया था which is regulating the entire mutual fund industry in India. Are you getting my point? पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रेगुलेट करने का काम ये सेबी का MF रेगुलेशंस कर रहा है, जो 1996 में आया था। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, एब्सोल्युटली क्लियर। कोई शंका, कोई सवाल, कोई दिक्कत अगर होगा तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, अभी साहब हम लोगों को आगे बढ़ना है। ये चीजें लिख के ली होगी, अगर किसी का रहेगा तो प्लीज पॉज करके वीडियो को लिख के ले लो फटाफट से। नेक्स्ट, इस लेक्चर में मेजर थ्योरी डिस्कशन होएगा एंड सिलेबस ओवरव्यू, ये चैप्टर ओवरव्यू दे दूंगा। एंड उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स डिटेल में शुरू करेंगे, जो एग्जाम के लिए काफी रिलेवेंट होने वाला है। अगर थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है तो इस लेक्चर से आएगा, बाकी नहीं आएगा। जिसको थ्योरी प्रिपेयर करना है ये लेक्चर देख लेना फटाफट से, स्पीड पे भी, तो भी काम बन जाएगा आपका। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, टाइटल दो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अभी ये जो म्यूचुअल फंड के टाइप्स बनते हैं ना, एक्चुअली ये एक अलग अलग कैटेगरी पे बनते हैं। बेसिकली मैं आपको बोलूं, ये अलग अलग कैटेगरी पे बनते हैं। सो अगर हम इसको है ना मेजर 2 चीजों में बाइफर्केट करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, इसको मेजरली हम लोग है ना 2 चीजों में बाइफर्केट कर रहे हैं। पहला हम लोग बाइफर्केट कर रहे हैं बेस्ड ऑन लिक्विडिटी, बेस्ड ऑन लिक्विडिटी। एंड इसके बाद में सेकेंड चीज बाइफर्केट कर रहे हैं बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा भी कैटेगरीज हो सकता है, बट ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। सही है, बेस्ड ऑन लिक्विडिटी एंड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, ये 2 चीजें ऐसे कर लेना। बेस्ड ऑन लिक्विडिटी में 2 चीजें आने वाली है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स में ज्यादा आने वाले 5 चीजें आने वाली है। ठीक है, सो उस हिसाब से स्पेस को प्रॉपरली मैनेज करना। सो सबसे पहले बेस्ड ऑन लिक्विडिटी वाली 2 चीजें, 2 टाइप्स खत्म कर देते हैं। बेस्ड ऑन लिक्विडिटी में 2 टाइप के होते हैं, एक है ओपन एंडेड एंड सेकेंड है क्लोज एंडेड। सर क्या है ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, बात करेंगे हम लोग, अभी बस लिख के ले लो। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑन लिक्विडिटी एंड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स में 5 कैटेगरीज करना। एंड सबसे पहले लिखना इनकम और डेट स्कीम्स, नाम से थोड़ा समझ गया होगा, नहीं समझा तो कोई दिक्कत नहीं। इक्विटी फंड्स, ये तो समझना चाहिए नाम से थोड़ा बहुत, नहीं समझा तो भी कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस्ड फंड, मनी मार्केट, ये शायद पता ना हो आपको,
बिकॉज इसके बारे में डिस्कशन नहीं करें हम लोग अभी तक। एंड देन इंडेक्स फंड, ये 5 टाइप के होते हैं म्यूचुअल फंड्स, इनकम और डेट स्कीम्स, इक्विटी फंड्स, बैलेंस्ड फंड, मनी मार्केट एंड इंडेक्स फंड। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। क्या बोला? ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ठीक है, आई होप यू गाइस आर क्लियर। इतना टाइटल दे दिया, ठीक है। अभी चलो मेरे साथ एक बार फटाफट से ना इसको समझ के लेंगे। ओपन एंडेड इज वेरी सिंपल। ओपन एंडेड में क्या बोलता है? जब चाहो तब इन्वेस्ट करो, जब चाहे तब रिडीम करो, कोई दिक्कत नहीं। रिडीम माने पैसे निकालना, विड्रॉ करना एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इन्वेस्टर की मर्जी है, जब चाहे तब इन्वेस्ट करे, जब चाहे तब रिडीम करे, भैया उसकी मर्जी है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर गोइंग टू बी दिस काइंड ऑफ थिंग। ओके, ओपन एंडेड माने क्या? जब चाहे तब इन्वेस्ट करे, जब चाहे तब रिडीम करे, सर कोई दिक्कत नहीं आता है। ऑब्वियसली इसमें कुछ चीजें आएंगी आगे, लोडिंग आएगा, विदाउट लोडिंग आएगा, तो लोड, विदाउट लोड, वो भी चीजें आती है। मतलब क्या कि कभी कभी कैसे होता है, बोल देता हूं मैं आपको कि साहब इसमें भी क्या है कि ओपन एंडेड है बट इसमें कुछ है ना चार्ज लगा दिया, जिसको बोला जाता है एग्जिट लोड। कि अगर आप पहले 15 दिन में, 15 डेज में या 1 ईयर में, सर एक कौन डिसाइड करता है 15 डेज? ये डिफरेंट रिस्पेक्टिव प्लान रहते हैं, उसके स्कीम्स के हिसाब से, अलग अलग म्यूचुअल फंड के स्कीम्स के हिसाब से अलग अलग उनके रूल्स रहेंगे। ये डिसाइड करेंगे वो फंड मैनेजर एंड म्यूचुअल फंड कंपनी। तो 15 दिन है, 1 ईयर है, इसके अंदर आप लोग अगर ले लेते हो, रिडीम कर लेते हो या निकाल लेते हो, सेल ऑफ कर देते हो, तो फिर आपको कुछ एग्जिट लोड लगेगा, जैसे कि 0.5% या 1%, कुछ भी हो सकता है, दिट डिपेंड्स। 1.5%, 2%, उनकी मर्जी है। इसको बोलते हैं एग्जिट लोड। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो क्या? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद में आएगा एक्सपेंस रेशियो वगैरह, सो काफी सारी चीजें। अभी तो मैं बस इतना ही रिलेवेंट बता रहा हूं, एग्जिट लोड। तो ये हुआ विथ लोड। कभी कभी नो एग्जिट लोड, तो कोई लोड नहीं है भैया, जब चाहो तब इन्वेस्ट करो, जब चाहो तब रिडीम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन के अंदर किया तो भी आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं है, कोई एग्जिट लोड ही नहीं है। सो देयर कुड बी द लोड विथ लोड या सर विदाउट लोड, ये भी हो सकता है अलग टाइप इसमें। ठीक है, सो ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड का वैसा नहीं है। क्लोज एंडेड में एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, पीरियड दिया हुआ है, जिस पीरियड में ही आप लोगों ने इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्लोज एंडेड में एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, जिस पीरियड में ही आप लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो इन्वेस्ट ओनली ड्यूरिंग द लॉन्च पीरियड, इन्वेस्ट ओनली ड्यूरिंग द लॉन्च पीरियड। इस लॉन्च पीरियड को नाम दिया जाता है एनएफओ पीरियड, न्यू फंड ऑफर पीरियड, न्यू फंड ऑफर, दैट इज एनएफओ पीरियड। गेटिंग माय पॉइंट? इन्वेस्ट ओनली ड्यूरिंग द लॉन्च पीरियड, दैट इज न्यू फंड ऑफर पीरियड। उसके बाद इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारा आईपीओ वगैरह रहता है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ मार्केट में आपने देखा होगा कि सर 3 दिन के लिए ओपन रहेगा। वहां पे रेगुलेशंस रहते हैं, मैक्सिमम 10 दिन तक ही ओपन रह सकता है, नहीं तो फिर वो विड्रॉ करना पड़ता है अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं हुआ तो। सो मिनिमम 3 दिन, एट अ टाइम मैक्सिमम 7 दिन। ये रेगुलेशन बोल रहा हूं सेबी का मैं, आईसीडीआर रेगुलेशन करके आएगा। ठीक है, तो एट अ टाइम एक तो मिनिमम 3 दिन से लेके एट अ टाइम 7 दिन, और फिर एक्सटेंड करते करते मैक्सिमम 10 दिन तक जा सकता है वो। तो जब भी किसी को आईपीओ में पैसा लगाना तो उस 3 दिन में ही लगाना पड़ता है, जितना भी पीरियड उन्होंने दिया। अगर उन्होंने पहले ही 5 दिन दे चुके तो 5 दिन में ही लगाना है, जो भी उनका डिक्लेयर्ड पीरियड है। फिर बाद में एक्सटेंड करे तो ऑब्वियसली लगा सकते हो इस एक्सटेंडेड पीरियड में। ठीक है, बट मैक्सिमम पीरियड कुड बी 10 डेज। एक्सटेंड करने के बाद भी कंपनी इसके 10 दिन के ऊपर एक्सटेंड भी नहीं कर सकता। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो क्या बोले, ये सब्सक्रिप्शन पीरियड होता है, सब्सक्राइब करो, एप्लीकेशन पीरियड, एप्लीकेशन पीरियड रहता है कि इसमें आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना पड़ता है। एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन पीरियड, ये लिखूंगा नहीं, हटा दूंगा, इसलिए खराब हैंडराइटिंग लिए। सो इस पीरियड में ही तुम लोग इन्वेस्ट करोगे तो ही तुमको आईपीओ मिलने वाला है, अदरवाइज आईपीओ नहीं मिलेगा। सर हम लोग क्या इक्विटी शेयर्स बाद में ले सकते हैं? यस,
लिस्टिंग के बाद में आप लोग ले सकते हो इक्विटी शेयर्स इस पर्टिकुलर आईपीओ के कंपनी के। बट अगर आपको आईपीओ में लगाना है पैसा उस पर्टिकुलर प्राइस पे, तो आपको इसी पीरियड में करना पड़ेगा। द सेम थिंग वर्क्स आउट ओवर हियर। यहाँ पे सिर्फ चीज क्या होती है कि आप लोग को अगर वो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना, तो वो पैसा सिर्फ आप तब भी कर पाओगे जब उनका फंड ऑफर पीरियड रहेगा, जो भी पीरियड रहेगा। उसके बाद में आप लोग उसमें पैसा नहीं लगा पाओगे। सर क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं जैसा इक्विटी शेयर्स लिस्ट होने के बाद हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या ऐसा इनका चीज हो सकता है क्या? नहीं, इनका नहीं हो सकता क्योंकि क्लोज एंडेड है। ऑब्वियसली एक नया टाइप आएगा, उसमें हम बोलेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो एग्जैक्टली सिमिलरली ईटीएफ जिसको बोला जाता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ बोला जाता है, जो शेयर मार्केट जैसा काम करता है। आपके डीमैट से ही आप खरीद पाते हो, बट वो पूरा की पूरा म्यूचुअल फंड के बेस्ड रहता है। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि शेयर मार्केट जैसा आप कभी भी खरीद सकते हो, शेयर जैसे खरीदते हैं एंड कभी भी बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें ETF में। ठीक है, वो अलग पॉइंट है, वो हम अलग से आएंगे। यहां पर अभी देखो साहब, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड, आई होप यू गाइस आर वेरी मच क्लियर विद दिस। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स क्या बोलता है कि म्यूचुअल फंड जो भी सर स्कीम बना रहा है, उस स्कीम को कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहेगा कि साहब किसी के लिए बहुत रिस्की स्कीम बना रहा है, कोई बहुत रिस्की स्कीम बना रहा है, जो कोई मॉडरेट रिस्क स्कीम बना रहा है, जो कोई बहुत ही कम रिस्क वाली स्कीम बना रहा है। सो लॉजिकल है साहब, मैं म्यूचुअल फंड की स्कीम बनाऊं, मतलब पोर्टफोलियो बनाऊं म्यूचुअल फंड का, मैं फंड मैनेजर हूं, आई एम क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ माई म्यूचुअल फंड, स्कीम बना रहा हूं मैं। तो पोर्टफोलियो में मैं ऐसे चीजों को इंक्लूड करूंगा जो मेरा ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हो। तो अगर मैं बोलूं मुझे हाई रिस्क पोर्टफोलियो बनाना, हाई रिस्क म्यूचुअल फंड स्कीम बनाना, तो मैं ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा इक्विटी फंड्स, इक्विटी शेयर्स को इंक्लूड करूं, या मैं पूरे के पूरे इक्विटी शेयर्स को इंक्लूड करूं, एंड वो भी उन इक्विटी शेयर्स को इंक्लूड करूं जो स्मॉल कैप मिड कैप में आते हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ऐसे 3 कैपिटलाइजेशन के बेस पे ना कैटेगरीज होते हैं गाइस, कम ऑन। कैपिटलाइजेशन के बेस पे 3 कैटेगरीज होते हैं, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन रहता है ना कंपनी का, उसके बेस पे 3 कैटेगरीज होते हैं। लार्ज कैप, लार्ज कैपिटलाइजेशन, मॉडरेट मिड कैप, मिड कैपिटलाइजेशन एंड स्मॉल कैप, मतलब स्मॉल कैपिटलाइजेशन। 5,000 करोड़ के नीचे जो होता है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनको स्मॉल कैप में बोला जाता है। उसके बाद में जो 5,000 से लेके 15,000 करोड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो रहेगा वो मिड कैप में आएगा, एंड 15,000 करोड़ के ऊपर जो आता है वो लार्ज कैप में आता है। सो ये इस हिसाब से साहब उनको बैफक है, क्योंकि लार्ज कैप बोला मतलब बहुत हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन जो ये कंपनीज लिए हमने, दीज आर द हाई मार्केट कैप कंपनी जो ऊपर आए थे। सो इन कंपनीज में ज्यादा रिस्क नहीं है, ध्यान देना। कौन सा ऐसा कंपनी इन कंपनीज में से जो आपको लगता है कि बंद पड़ने वाला है, जिसका कोई भरोसा नहीं? कोई भी कंपनी नहीं है। हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनीज, इनमें रिस्क बहुत कम है। तो कोई भी अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर डिसाइड करना चाहता है कि मेरा ऐसा म्यूचुअल फंड का स्कीम हो जिसमें ज्यादा रिस्क को नहीं, तो वो ऐसे कंपनीज को इन्वेस्ट करेगा, चूज करेगा फॉर दैट म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो स्कीम के लिए। जरूरी नहीं है सिर्फ 10 कंपनीज हो, ये तो मैंने एक थीम दे दिया कि बिग 10 कंपनीज, मतलब लार्ज कैप 10 कंपनीज का एक पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड स्कीम बना। वो चाहे तो इस 10 कंपनीज में कोई स्मॉल कैप भी ला सकता है, मिड कैप भी ला सकता है, अकॉर्डिंग टू द रिस्क ऑफ दैट पर्टिकुलर, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो स्कीम बनाने का। अगर उसका ऑब्जेक्टिव है कि पूरे के पूरे ब्लू चिप कंपनीज लेनी है, ब्लू चिप काइंड ऑफ दिस कंपनीज, समझे? तो जो पूरे के पूरे ब्लू चिप कंपनीज लेनी है, पूरे के पूरे लार्ज कैप लेने, तो वो ऐसे कंपनीज को सिलेक्ट करेगा। वो बोलता है नहीं मुझे इक्विटी का ही बनाना है, बट हाई रिस्की बनाना है, और भी ज्यादा रिस्की बनाना है, सबसे ज्यादा रिस्की बनाना है, वो स्मॉल कैप कंपनीज को चूज करेगा, विच आर सो वोलेटाइल, जिसमें काफी ज्यादा रिस्क रहता है, बट रिटर्न का पोटेंशियल बहुत ज्यादा रहता है, पैसा मिलने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली रिस्क भी उतना ज्यादा है। क्लियर विद दिस? उस हिसाब से सब वो डिसाइड करेगा। वो बोला नहीं मुझे इक्विटी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे थोड़ा है ना मैनेज करना है कि जहां से मैं रिटर्न्स लाके दूं, है ना? बिकॉज कोई भी बंदा म्यूचुअल फंड में तभी इन्वेस्ट करेगा ना कि जब वो म्यूचुअल फंड भी तो मुझे रिटर्न में दे उतना अच्छे से। तो भैया म्यूचुअल फंड मैनेजर को भी तो थोड़ा दिमाग लगा के सब चीजें सिलेक्शन करनी पड़ेंगी, ऐसे थोड़ी ना है कुछ भी करो। तो उनको डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, कितना रिस्क लूं, क्या करूं, कैसे रिटर्न लाके दूं। तो इन दैट सिनेरियो दे विल सिलेक्ट आइदर कि मैं फॉर श्योर इतना तो रिटर्न लेके देना चाहता हूं, तो क्यों ना मैं ऐसे करूं कि मैं कुछ पोर्शन मेरे म्यूचुअल फंड के स्कीम का इक्विटी में डालूं, कुछ पोर्शन डेट में डालूं। क्या ये पॉसिबल है? यस, एब्सोल्युटली पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दैट सिनेरियो फ्लेक्सी कैपिटलाइजेशन, फ्लेक्सी फंड्स आते हैं, सही है, दोनों बैलेंस्ड फंड,
बैलेंस्ड फंड का कभी अभी देखो इसमें भी दो चीजें होती है। पहले जब मैं इक्विटी फंड वगैरह बोलूं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म काफी सारी चीजें अलग अलग आएंगी, वो अलग अलग थीम्स बनाएंगे अपने अपने हिसाब से, उनकी मर्जी है, फंड मैनेजर जैसा चाहे वैसा। उसमें क्या रहता है गाइस, कम ऑन ध्यान देना एकदम अच्छे से। वो क्या करेंगे, एक बार सिलेक्शन कर दिया कि ये शेयर्स इतने इतने वेट्स में इन्वेस्ट करने हैं इस पर्टिकुलर, और इसका एक बंच बना के पोर्टफोलियो बना के म्यूचुअल फंड की स्कीम को हमने पब्लिक करना है, रिलीज करना है। सो नाउ हम लोग डिसाइड करेंगे कि हर 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 12 महीने के बाद इसको रिविजिट करेंगे, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो करेंगे, या सर कभी नहीं करेंगे। इसका मैंने बोला 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड है, 5 साल में सर ये म्यूचुअल फंड को हम विड्रॉ कर लेंगे, वट एवर द थिंग इट इज, जो भी चीज रहेगा एक्सपायर हो जाएगा, जो भी सर 5 साल के लिए कर रहे हैं। तो नाउ इन दैट सिनेरियो क्या होगा, कभी चेंज नहीं होगा, जो सिलेक्शन किया वही। अभी बैलेंस्ड फंड में क्या होता है कि दे हैव इक्विटी एज वेल एज डेट, दोनों चीजें प्रॉपरली मैनेज्ड फंड है। एंड ये ना बैलेंस्ड एडवांटेज फंड भी इसको बोला जाता है। ये ना क्या करते हैं, हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब इक्विटी एंड डेट तो आएगा ही, बस इसको पीरियडिकली रिविजिट भी करते रहेंगे। मतलब देखते रहेंगे कि भैया कभी कोई शेयर को निकाल दो, कभी किसी को दूसरे को डालो, निकालो दूसरे को डालो, अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन, सो दैट हम ज्यादा रिटर्न ले पाए, रिस्क को कम कर पाए। गेटिंग माय पॉइंट। इन प्रैक्टिकल लाइफ उससे रिस्क तो कम हो जाता है, बट रिटर्न उतना एक्सेप्शनली नहीं मिलता, क्योंकि लॉजिकल है साहब, रिस्क अगर कम हो रहा है तो मेरा रिटर्न भी तो उतना नहीं आएगा। समझ रहे हो क्या? क्लियर विद दिस? क्योंकि वो पोटेंशियल लूज करते हैं ना, डर लगा तो निकाल दो और किसी और को डालो, सो दैट रिस्क तो कम हो रहा है, बट उसके साथ जो पोटेंशियल था ऊपर जाने का वो भी तो मिस कर दिया। सो दैट इज द रीजन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, रिस्क काफी कम होएगा बट सब रिटर्न भी तो नॉर्मली मिलेगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो क्या? इनकम डेट स्कीम्स, बोले नहीं मुझे इक्विटी चाहिए ही नहीं, मुझे बस अलग अलग डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ऐसे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, जो मिड टर्म वाले हैं, उनको लेना है। एंड मैंने डेट स्कीम्स बनाए, इनकम स्कीम्स बनाए, जहां पे एक रेगुलरली कुछ ना कुछ इंटरेस्ट कूपन मिलता रहेगा, इंटरेस्ट अमाउंट मिलता रहेगा डिबेंचर से। सो वो यहाँ पे डेट स्कीम्स हुए। देन फोर्थ आया मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है ध्यान रखो, ये बहुत शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, अप टू 12 मंथ्स, 12 महीने तक के इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। तो इसमें काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज। सो दीज आर द छोटे छोटे डॉक्यूमेंट जो है ना बहुत छोटे छोटे पीरियड के, मैच्योरिटी पीरियड के रहते हैं, यूजुअली बैंकिंग इंडस्ट्रीज में बहुत काम आते हैं, जो विद इन द बैंक्स रीपर्चेस ऑब्लिगेशंस, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये आपने सुना रहेगा। जब विद इन द बैंक्स कोई ट्रांजैक्शन होते हैं, लेंडिंग बोरोविंग, आरबीआई और बैंक के बीच में जब ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, लेंडिंग बोरोविंग, उसमें साहब ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स भी काफी सारे काम आते हैं। नाउ नॉर्मल पीपल कैन आल्सो इन्वेस्ट इन दिस सच मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, जो वेरी शॉर्ट टर्म है, एंड जो सर गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, उसमें हम लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे बहुत नॉमिनल रिटर्न मिलता है हम लोगों को, बट सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स होते हैं। समझ रहे हो क्या? सो दैट इज वेयर इन मनी मार्केट के इसमें अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड वाला फंड मैनेजर सोच सकता है कि मनी मार्केट का कोई फंड बनाओ जहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल में लेके दो। इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड मैनेजर ने एक बार क्या दिमाग में सोचा, ध्यान दो, बोले देखो निफ्टी है, सेंसेक्स है, निफ्टी में 50 स्टॉक्स है, सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स है, बढ़िया वाले टॉप। सो क्यों ना मैं ऐसे करूं कि मार्केट तो बढ़ने वाला है, निफ्टी तो बढ़ेगा, सेंसेक्स तो बढ़ेगा, और निफ्टी में जो 50 स्टॉक्स हैं उनका भी वेट्स डिसाइड किया हुआ है निफ्टी ने कि कौन सा स्टॉक कितना वेटेड का है, वेट का है। समझ रहे हो? कितने स्टॉक का कितना प्रोपोर्शन है, तो प्रोपोर्शन वेट्स ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो मुझे क्या करना, मेरा ऐसा एक म्यूचुअल फंड का स्कीम बनाना जो इस निफ्टी को ट्रैक करे, जो सेंसेक्स को ट्रैक करे। मतलब निफ्टी जितना ऊपर जाएगा उतना मेरा म्यूचुअल फंड ऊपर जाएगा, जितना सेंसेक्स ऊपर जाएगा उतना मेरा म्यूचुअल फंड ऊपर जाएगा। तो क्यों ना ऐसे करें? तो इसलिए उन लोगों ने इंडेक्स फंड बना दिया, लास्ट वाला इंडेक्स, बिकॉज निफ्टी इज द इंडेक्स स्टॉक एक्सचेंज। समझ रहे हो क्या? उसके बाद में सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी का इंडेक्स है। समझ रहे हो? सो ये इंडेक्स के बेस पे डिक्टो सर वैसे के वैसे म्यूचुअल फंड बनाया। मतलब मैंने क्या किया, मेरा म्यूचुअल फंड का स्कीम, मैंने 50 शेयर्स लिए जो निफ्टी के, निफ्टी 50 के, ठीक है।
तो नाउ निफ्टी 50 के 50 शेयर्स वही सिलेक्ट किए जो निफ्टी 50 में है, उसी वेट से सिलेक्ट किए, उसी प्रोपोर्शन से सिलेक्ट किए जो मेरे म्यूचुअल फंड में है। सर नाउ जो निफ्टी 50 में है वही शेयर्स उसी वेट्स के हिसाब से म्यूचुअल फंड में है। सर कोई दिक्कत ही नहीं, निफ्टी जितना ऊपर जाएगा एग्जैक्टली उतना मेरा म्यूचुअल फंड ऊपर जाएगा, निफ्टी जितना नीचे गिरेगा उतना ही मेरा म्यूचुअल फंड नीचे गिरेगा, वो रिस्पेक्टिव इंडेक्स फंड। गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर किसी को चाहते कोई चाहता है कि भैया निफ्टी 50 में मैं पूरा के पूरा 50 कंपनीज में उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करूं, तो यू कैन गो फॉर दिस इंडेक्स फंड। तो कोई आएगा भैया एंड मुझे बोलेगा कि सर अगर मुझे पता ही है कि निफ्टी 50 के 50 शेयर्स में करना, तो क्यों ना मैं ऐसे करूं कि मैं वही 50 शेयर्स मेरे पास जितना पैसा है वैसे ही उसी प्रोपोर्शन में खरीद लूं, पोर्टफोलियो बना के। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो सीख चुके हैं, पर भैया तो दिमाग लगा के सोच थोड़ा कि जो 50 शेयर्स लेने उसका शेयर प्राइस उसी प्रोपोर्शन में लाने के लिए तेरे को टोटल कैपिटल कितना लगेगा? गेटिंग माय पॉइंट? अगर तेरे पास उतना कैपिटल है, यू कैन वर्क इट आउट इन द एक्सेल फाइल एंड तुम देखो कि उतना कैपिटल से उसी प्रोपोर्शन में वो 50 के 50 शेयर्स अगर आप ले सकते हो, तो गाइज यू कैन गो अहेड विद दैट थिंग। बहुत अच्छी बात है, उतना कैपिटल है तो फिर तुम्हारा ये जो कमीशन आएगा ना म्यूचुअल फंड का, वो भी बच जाएगा। बट द सेकेंड थिंग, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड, मैं बाकी तो चीजें की बात नहीं कर रहा, मैं इंडेक्स फंड को कंपेयर कर रहा हूं इस चीज से, ये ऑप्शन से। कैन यू डू दैट? यस एब्सोल्युटली यू कैन डू दैट इफ यू हैव दैट मच कैपिटल इन योर हैंड। बट सर फिर इंडेक्स फंड में क्यों करेंगे इफ यू डोंट हैव कैपिटल? तुम्हारे पास में मान लो सर अगर मैं बोलूं निफ्टी 50 के 50 शेयर्स उसी प्रोपोर्शन में खरीदने हैं, तो गाइस फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, आपके पास लगेंगे 2 लाख रुपए, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, तो 2 लाख रुपए नहीं ना तुम्हारे पास है 50,000 रुपए या 20,000 रुपए। तो क्या मैं 20,000 50,000 निफ्टी 50 के 50 शेयर्स को नहीं ले पाऊंगा ना, तो कैसे करूंगा? तो गो फॉर इंडेक्स फंड। वो 20,000 को बाइफर्केट करेंगे ना, जैसा ऊपर किया था एग्जाम्पल में, सेम चीज। तो यू विल गेट दैट मच रिटर्न तो उतना ही मिलेगा ना 20,000 पे, जितना नॉर्मली मिल सकता था। बट कम पैसे में तुम लोग वही रिटर्न ले सकते हो थ्रू इंडेक्स फंड। ऑब्वियसली थोड़ा रिटर्न कम आएगा क्योंकि म्यूचुअल फंड का थोड़ा सा ये जाएगा ना, उनका कमीशन जाएगा ना। गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज द थिंग। बट द पॉइंट इज व्हाट कि कम पैसे में तुम लोगों को उतना रिटर्न चाहिए, तो यू कैन अचीव थ्रू दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स बेस्ड ऑन लिक्विडिटी, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। उसमें हम लोगों ने देखा विथ लोड कुछ आएंगे, एग्जिट लोड, इसके एंट्री लोड, बाकी भी चीजें रहेंगी। नो एग्जिट लोड, जहां पे कोई एग्जिट लोड नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्लोज एंडेड भी आएगा साहब, सिंपल है, जब चाहो तब नहीं ले सकते, बट क्लोज एंडेड बोला कि एक पर्टिकुलर पीरियड में ले पाओगे। ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे 5 देखे, इनकम डेट स्कीम्स, इक्विटी फंड्स, बैलेंस फंड्स, मनी मार्केट एंड द लास्ट वन वाज द इंडेक्स फंड। ठीक है, ठीक है, चलो। तो बस इतना ही चीजें थी जो हमें देखनी थी। बाकी तो थ्योरेटिकल इसमें मैं एक थ्योरी का सेशन मतलब मॉड्यूल के थ्रू लेके आपको जाऊंगा, तो वो अलग से डाल दूंगा। बट दिस वर द थिंग्स दैट यू वर सपोज टू नो, मतलब जो आपको पता होनी चाहिए, जिसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए मैंने सब चीजें कवर करी। ठीक है, आई होप आप लोगों का लिखे हो गया होगा। अगर लिखे नहीं हुआ किसी का तो प्लीज पॉज कर लो वीडियो को एंड ये वाला इतना पॉइंट्स लिख के ले लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, चलो। एंड अभी मुझे आपको चैप्टर ओवरव्यू देना है गाइज, ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो गाइज कम ऑन, एकदम अच्छे से मेरे पास ध्यान देना एंड ये देखना क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। चैप्टर ओवरव्यू, एक चार्ट बना लेना इसका, क्या क्या चीजें रहेंगी। पोर्टफोलियो में भी ऐसे ही किया था हम लोगों ने। ठीक है, फटाफट देख लो मेरे साथ। सर इसमें आप लोगों ने ना 7 पार्ट्स करो, 7 पार्ट्स करो। उसमें से एक पार्ट तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, बेसिक्स वाला। अभी बेसिक्स, उसके बाद में क्या हो रहा है इसको, हाँ, उसके बाद में सेकंड में हम लोग है ना और एक कॉन्सेप्ट देखेंगे म्यूचुअल फंड के साथ, और एक होता है हेज फंड वर्सेस हेज फंड। ये भी थियोरेटिकली रहेगा, म्यूचुअल फंड वर्सेस हेज फंड्स। ठीक है, उसके बाद में थर्ड चीज हम जहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बेस पे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं, दैट इज नेट एसेट वैल्यू का कैलकुलेशन, एनएवी। जिस एनएवी पे आप लोग परचेस करोगे, नेट एसेट वैल्यू, तो ये लिख के ले लो, नेट एसेट वैल्यू।
इसका पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, एग्जांपल्स देखेंगे, नेट एसेट वैल्यू। देन ये ओपन एंडेड वर्सेस क्लोज एंडेड का थोड़ा थियोरेटिकल डिस्कशन कर लेंगे और एक बार अच्छे से। डिफरेंसेस वगैरह लेके, ठीक है, क्या रहता है। इसी में ईटीएफ का भी डिस्कशन कर लेंगे हम लोग, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड प्लस ईटीएफ। देन हम लोग रिटर्न्स का कैलकुलेशन करेंगे, रिटर्न्स जो मिलते हैं हमें म्यूचुअल फंड में, तो वो कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, रिटर्न्स कैलकुलेशन। गेटिंग माय पॉइंट। देन सर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये काफी इंपॉर्टेंट आएगा, जिसके बेसिस पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इसके कुछ स्कीम्स है, मतलब पैटर्न्स है, जिसके थ्रू हम लोग इवैल्यूएशन कर पाएंगे। सो बेसिक्स हुआ म्यूचुअल फंड वर्सेस हेज फंड, थियोरेटिकल पोर्शन आएगा, एनएवी कैलकुलेशन आएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ओपन एंडेड वर्सेस क्लोज एंडेड, अगेन थियोरेटिकल पार्ट है, यूटीएफ थियोरेटिकल पार्ट आएगा, रिटर्न कैलकुलेशन प्रैक्टिकल पार्ट आएगा जहां पे पढ़ेंगे। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट आएगा, वो भी प्रैक्टिकल पार्ट आएगा। एंड द लास्ट थिंग वी विल लर्न इन द डिफरेंट प्लान्स ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड, प्लान्स ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड क्या क्या अलग अलग प्लान्स ऑफर करता है वो भी देखेंगे। एक बार ना इसी का है ना थोड़ा ब्रेकअप 2-3 जगह पे लिखे ले लो। सो ये म्यूचुअल फंड वर्सेस, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे इस थ्योरी में। सबसे पहला चीज हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, हेज फंड माने क्या होता है। देन इसमें ना एक हेज फंड के फीस का कैलकुलेशन है, आइडियली दैट इज नॉट दैट मच रिलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन, बट हम लोग बस एक बार एक एग्जांपल लेके कैलकुलेशन का कवर कर लेंगे कि कैसे होता है। सो यू विल हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट फीस कैलकुलेशन इन हेज फंड, बिकॉज ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ में, सो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए ये चीज कवर कर रहा हूं। देन डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ हेज फंड, एंड फोर्थ पॉइंट आ रहा है मेरा फंड ऑफ फंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से। फंड ऑफ फंड, इसके बेस पे थियोरेटिकल क्वेश्चन भी एग्जाम स्टाइल में बन सकता है। फंड ऑफ फंड्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। नेट एसेट वैल्यू तो पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन आएगा। ओपन एंडेड वर्सेस क्लोज एंडेड ईटीएफ हम लोगों ने देख लिया। रिटर्न्स कैलकुलेशन प्रैक्टिकल पोर्शन आएगा। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में ना 2 पार्ट करेंगे, जिसमें से एक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, दैट इज द ट्रेडिशनल अप्रोचेस, जहां पे कुछ फॉर्मूला के बेस पे हम लोग करेंगे, जो फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी लॉजिक के बेसिस पे जाना है हमें, जो पोर्टफोलियो में पढ़ चुके हैं। कोई नया चीज नहीं आएगा, 2 नई चीजें हैं बट विच आर अगेन नॉट रिलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन, बट हम लोग बस कवर करेंगे एज द एडिशनल पार्ट, ताकि कभी इंस्टीट्यूट अगर पूछ ले तो कोई भरोसा नहीं। बट एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दोज आर द 3। पहले शॉपे रेशियो, exact the same what we have covered in portfolio. Trainer ratio, exact same what we have covered in portfolio. जेनसन अल्फा, जो हम लोग अल्फा कवर करे थे ना, वही पार्ट है जेनसन अल्फा। सही है, जेनसन अल्फा। ये 3 एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। द फोर्थ इज द फार्माज मेजर, ये एक एडिशनल है, फार्माज मेजर। एक एक एग्जाम्पल लेके इसको खत्म करेंगे, बस ज्यादा नहीं जाएंगे, एग्जाम के रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, सो मैं स्टामक करा के दे दूंगा। एंड एक आएगा एम स्क्वायर मेजर, ठीक है। एंड इसके बाद में कुछ मॉडर्न में साहब ट्रैकिंग एरर, दिस इज ऑल्सो नॉट दैट मच रिलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन। एंड इंफॉर्मेशन रेशियो, बस कॉन्सेप्ट्स रिलेवेंट है, सो दैट्स वाई कवर करते जाऊंगा। एग्जाम के लिए क्या क्या रिलेवेंट रहेगा वो चीजें मैं बताने जा रहा हूं। दीज आर द एक्स्ट्रा पार्ट्स, जो मैं आपको कुछ चीजें कवर करने जा रहा हूं। दीज आर द एक्स्ट्रा पार्ट्स, ये फार्माज मेजर एंड ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन रेशियो। इसके अलावा सब चीजें रिलेवेंट रहेगी एग्जाम में। ऑब्वियसली थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ हेज फंड्स में जो फीस कैलकुलेशन है, दिस इज अगेन द एक्स्ट्रा पार्ट, ठीक है। इतना ही चीजें एक्स्ट्रा है, बाकी सब चीजें आपको एग्जाम के लिए काफी रिलेवेंट है।
प्लान्स ऑफर्ड में क्या क्या टाइप के प्लान्स होते हैं वो बस एक बार है ना समराइज कर लेंगे, सो दैट आपको ध्यान रहेंगे सब चीजें। डिविडेंड पे आउट प्लान, नाम से ही समझ रहे हैं कि इसमें क्या होगा, जो भी डिविडेंड मिलेगा किसको, म्यूचुअल फंड कंपनी को, फ्रॉम दैट जो भी शेयर है उस प्लान से, स्कीम से, उसमें से डिविडेंड जो भी आएगा उतना डिविडेंड पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन्वेस्टर्स को जिन्होंने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स लिए हैं। उसके बाद में डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, अगर कोई चाहता है कि भैया डिविडेंड का कैश में मुझे मिले नहीं, बैंक अकाउंट में क्रेडिट ना हो, बट उसी डिविडेंड का पैसा अगेन उसी फंड में लगा दो, स्कीम में लगा दो और एडिशनल यूनिट्स परचेस करे तो री इन्वेस्टमेंट वाला चीज आएगा। देन सर ग्रोथ, यहां पे डिविडेंड नहीं मिलेगा आप लोगों को, बस उनका एनएवी में एडजस्ट करा जाएगा नेट एसेट वैल्यू में, और उसके वजह से आपका एडिशनल वैल्यू मिलेगा कैपिटल एप्रिसिएशन के थ्रू। देन बोनस, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बोनस प्लान, इसके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी बनते हैं एडजस्टमेंट के थ्रू, वो देखेंगे हम लोग। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा ना साहब, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बेसिस पे कुछ कुछ पैसा जमा करते जाओ और आगे जाके पूरा आपको मिलेगा, सो इट्स लाइक इंश्योरेंस में जैसा होता है ना प्रीमियम, वैसे ही एसआईपी प्लान बट म्यूचुअल फंड। देन सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, थ्योरेटिकल पार्ट आएगा ये, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। And the last one, seventh, is the systematic transfer plan. Again, the theoretical part आएगा। Getting my point? समझ गए साहब? सो इस हिसाब से हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। गाइस कम ऑन, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो प्रैक्टिकल होने वाली है उसको मार्क करके दे रहा हूं। प्रैक्टिकल चीजें प्लीज ध्यान दो। दिस वुड बी द प्रैक्टिकल पोर्शन, this would be the practical portion, written calculation, obviously this performance evaluation entirely would be the practical portion, and इसमें भी सर कुछ practical portion आएगा, इसका relevance आएगा कुछ practical portion का जो मैं आपको बताने जाऊंगा, बट ये तीन मेजर practical portions रहेंगे। practical portions, उसके बाद में एक मैं ये भी मार्क कर के दे दूंगा जो एक्स्ट्रा वाली चीजें हैं, इसको हाईलाइट नहीं करता हूं नहीं तो उल्टा लगेगा वो। सो I'll do वन थिंग, मैं एक अलग कलर से ना इसको मार्क कर देता हूं, सो दैट यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करो यार, ये हैंग हो रहा, गए ये भाई, चल हाँ, रुक रुक रुक, ये ले। सो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, उसके बाद में ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, उसके बाद में ये जो फीस कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा पोर्शन आएगा, नॉट सो रिलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन, बट ये एक्स्ट्रा part not so relevant for examination. To get while first study, फर्स्ट स्टडी एंड फर्स्ट रिवीजन, जब पहला स्टडी एंड पहला रिवीजन होगा तभी बस इसको प्रिपेयर करो, बाद में इसको लास्ट प्रायोरिटी, देन लास्ट प्रायोरिटी। कि कभी एग्जाम में पूछ लिया बाई चांस तो थोड़ा तो याद रहेगा, इन कुछ तो साहब लिख के आ सकते हैं, इसलिए लास्ट प्रायोरिटी में भी तो उसको रख देंगे एंड पहले तो पढ़ लेंगे एक दो बार बस। ठीक है, दिस इज द ओनली थिंग, इसके अलावा और कुछ नहीं है साहब। हम लोग पूरा की पूरा इस चैप्टर को इसे चीजें कवर करने वाले। आई होप यू गाइस आर क्लियर। ये लिख के ले लिया होगा, अगर किसी का रह गया है तो प्लीज लिख के ले लो, इतना पॉइंट मैं दिखा रहा हूं आपको। नेक्स्ट
ये वाला, ठीक है। चलो, सो आई फील यहां पे इसको खत्म कर दे, सो दैट वन बाय वन ये बेसिक्स वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया। ये जो नेक्स्ट वन बाय वन वी विल कवर एवरीथिंग इन आवर नेक्स्ट सेशंस में हम लोग शुरू कर देंगे इसको कवर करना, ठीक है। चलो गाइस, तो अच्छे से ध्यान रखो अपना खुद का, अपने फैमिली का। बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।